गारंटीज इश्यूड बाय बीएल टू चेरी बैंक लिमिटेड। हाँ ये हमारा रहता है, आई नो। ये अभी लिख लीजिएगा आप लोग 3.3 और 3.4, फिर कल इसको सीख लेंगे ज़रा कैसे लिखना होता है। फिलहाल कोशिश कीजिएगा अगर 3.4 याद हो सका, कंपनी लॉ टाइप कोई चीज़ लिखी हुई है। Guarantees issued by BL to Cherry Bank Limited against loans to BL's employees amounting to rupees 16 million। तो आप लोगों ने तो जगह छोड़ी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नहीं छोड़ी हुई थी, लेकिन लकीली इधर जगह अवेलेबल है। करंट लाइबिलिटीज के सब टोटल के नीचे, अनक्लेम डिविडेंड के नीचे, असल में ना ये करंट लाइबिलिटीज का सब टोटल हो जाएगा। फिर ये करंट लाइबिलिटीज में नजर आता है, बट ये करंट लाइबिलिटी होता नहीं है। करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, नोट नंबर 5, और इसके आगे यहां 0 डालने हैं। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स टोटल के नीचे नहीं, मैंने कहा टोटल के नीचे नहीं, किसी तरह कोई जगह छोड़ के रखनी थी वैसे। कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट फिर बीच में घुसाएंगे किसी तरह, जाके देखें ना उसमें। ये जो हमारी किताब है इसमें देखें कहाँ शो हुआ होता है। समझ आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? पेज 602 पे देखें, करंट लाइबिलिटी नहीं होता लेकिन अलग हेडिंग होती है। जितना बोल्ड करंट लाइबिलिटीज है उतना ही बोल्ड कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स है। तो नोट डलवा दे, नोट नंबर 5 कॉपी पेस्ट करें, नहीं हेडिंग दे दें, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। एक कॉन्टिंजेंसी है जो राइज हो सकती है, बताएं। बीएल इशूड गारंटी टू चेरी बैंक लिमिटेड अगेंस्ट लोन्स granted to amount भी ऐसी अजीब सी राइटिंग करते हैं, गंदी गंदी। मेरा देख के नोट करने को कभी कभी दिल नहीं चाहता। दो गोल्ड मेडल आए थे एक साहब के सीए फाइनल में, और उनकी राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एटलीस्ट हमें तो देख के समझ नहीं आती थी, एग्जामिनर को पता नहीं कैसे समझ आई। इसीलिए मुबश्शिर भाई थे ये, इस वक्त रियाज अहमद के पार्टनर हैं, तो 2 गोल्ड मेडल आए थे उनके सीए फाइनल में। ओके ओके, साथ वाला खुश हो रहा है, उसकी राइटिंग भी खराब है भाई, कॉन्सेप्ट भी लिखने होते हैं। BL प्रोड्यूस 3। अच्छा इसकी 1 मिनट, इस नोट की हेडिंग क्या होती है? 1 मिनट ये देख लेने दें। इस नहीं जगह के अब तो आगे आगे चल रहा है ना, इसलिए तो पूरा रजिस्टर पड़ा हुआ है। हाँ यार ये ज़रा अगर कर लेना छोटे छोटे नोट्स के, अगर मेरा नहीं ख्याल वैसे इतना ज़्यादा आई कैप पनिश करेगा, क्योंकि आई कैप ने ये अंग्रेज़ी की फॉर्म में लिखा हुआ था और हेडिंग भी नहीं दी हुई थी जिस अटेम्प्ट में ये उसने डाला है। लेकिन अगर नाम याद हो जाए तो कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कल वाले सवाल में भी था, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, नट्स निट्स
जी कैपेसिटी बोलें, यूरिया, यूरिया, यूरिया नहीं है, ये मैंने कहा था ढूंढा है, यूरिया है। यूरिया के आगे लिखें 3 मिलियन टन्स है ना, तो टन्स इन मिलियन या मिलियंस इन टन? टन्स इन मिलियन, टन्स इन मिलियन, ये लिखें यूरिया टन्स इन मिलियन। अच्छा कैपेसिटी एक्सेलेंट, 4, 3 को डिवाइड बाय 75 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। प्रोड्यूस्ड 3, प्रोड्यूस्ड 3, प्रोडक्शन 3, और आगे 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100 जी। अच्छा ये कैलकुलेशन अब नोट का पार्ट नहीं होती है, सूली तौर पे ये वर्किंग में जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी आईकैप भी मैंने देखा ये गड़बड़ कर रहा है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोट, यूजर को तो बस आपने 4 बताना है, इसलिए इधर करने की थोड़ी सी गुंजाइश है। बेहतर है वर्किंग से रूट कराओ, वर्किंग का रेफरेंस दे दो। रीजन फॉर शॉर्टफॉल बताया हुआ उसने, द शॉर्टफॉल वाज ड्यू टू डिमांड ही नहीं है, तो फिर हम बनाए क्यों? लोअर डिमांड इन मार्केट, मार्केट में हमारा यूरिया इतना ज्यादा नहीं बिक रहा, क्योंकि आप कुछ और लोग आ गए हैं सखर से, वो यूरिया बेच रहे हैं। Following decisions were taken by board of directors in their meeting held 1.5 महीने बाद। कैश डिविडेंड was proposed एंड ये तो फाइनल होगा, 30/18 के साल के लिए डिविडेंड दे रहे हैं 16 अगस्त को, तो ये फाइनल होगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर आल्सो अप्रूव्ड। चलिए छोड़ें, वो वाली तो हमारे उसमें है नहीं ना, तो ये हमारी किताब से इसको करें ना आइंदा के लिए रेफर। हमारी किताब में पेज 617 है, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट अटैच किया था, लेकिन वो पैकेजेस का था। डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू पहले डाल दें शक, डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, these financial statements, बस यहां से उठा ले मिशक। These financial statements were authorized for issue on 16th अगस्त 2018, लेकिन ये भी बताना है किसने दी, by the board of directors। on by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर सवाल पूछ ले कि इस डिस्क्लोजर का पर्पस क्या है, इस दिन के बाद में होने वाले इवेंट्स IS 10 के स्कोप से बाहर हैं। इस दिन तक जो इवेंट्स हो गए वो एडजस्टिंग होंगे या नॉन एडजस्टिंग, इसके बाद वालों का कुछ नहीं, कंपनी जिम्मेदार नहीं।
नोट 8। ये तो फाइनल डिविडेंड है जो अगले साल अनाउंस किया, तो हमारे साल तो फिर इसको रिकॉर्ड ना करें, डिस्क्लोज करें। अच्छा, निकाल के आना है माय डियर, निकाल के आना है। 3 डिवाइड बाई 10, 30%। शेयर कैपिटल तो आपको याद होगा, सुबह सुबह 6000 पकड़ा था, 6000 तरफ 30%। बस यही इंग्लिश उठा लें आप। कैश डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वॉज प्रपोज्ड ऑन 16 अगस्त 2018 अमाउंटिंग टू रुपीज, ये तो ये इंग्लिश उठा लें। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कैश डिविडेंड of ₹3 per share was proposed by BOD on 16 August अमाउंटिंग टू, ये 3 पर शेयर से कैलकुलेशन करके दिखाएं, एक बार सिखाई थी। 3 पर शेयर से कैलकुलेशन करके दिखाएं। किसी को याद है सुबह 6000 शेयर कैपिटल था, तो इसका मतलब है 600 मिलियन शेयर थे, तो 600 ज़रब 3 कर दें, 600 मिलियन शेयर्स, एक शेयर होल्डर को 3 रुपए, 1800 मिलियन। ये भी एक तरीका है। अच्छा, भी थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करें। ये हंसी क्यों छूटी है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। ये डॉक्टर हजरात आजकल के कह रहे हैं कि आजकल वो चीज़ें जो 40 50 साल में लोगों को नजर आती थी, वो 25 साल वाले बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो खुदा के लिए ये थोड़ा सा ज़रा डाइट को हेल्दी करने की कोशिश करें। तो यार छोटा सा फ्रिज खरीद लो और उसमें बना के एक दिन सालन 2 दिन आगे चल जाते, 3 दिन चला लिया करो, शोरबे वाला बना लिया करो। हॉस्टल में फ्रिज होता है तो फिर क्या टेंशन है, दूसरे बच्चे उठा लेते हैं, तो लिख दिया करो आगे फॉर मी। दूसरों को गुनाह का मौका ना दिया करो, उसमें रखा ही ना करो। पब्लिक प्लेस पे क्यों चीजें रखते हो। तुसी दोवें मिलके चाह पी रहे हो या अपनी अपनी? अपनी अपनी मौके नहीं रही आप तो ठंडी बर्फ मरी बन चुकी हुई अब तक वो। अच्छा जी, IAS 1037 नॉर्मल क्लास में करेंगे। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में दिया था? अच्छा, अभी क्लास से पहले जब मैं बैठा हुआ था टीए रूम में, उस वक्त मैंने ये फैसला किया है कि आपको इस सवाल की जनरल एंट्रीज करवानी है। तो लेट्स स्टार्ट। पुरानी बुक वाले तस्वीर खींच रहे, पुरानी बुक वाले तस्वीर खींच रहे, खींच लो भाईजान। अच्छा जी, आज 1 सितंबर 2024 है, लेकिन इस एडजस्टमेंट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ऐसा। वीक डे लिमिटेड नाम रख देना, जी फॉर द ईयर एंड 30 जून 2024 इज एज
follows. Weekday Limited sells product Liu with a 1-year warranty. The warranty arrangement with the manufacturer, that is Kappa Tech, is as follows. With the manufacturer, Kappa. If defect arises in first 6 months, अगर चीज़ बेचने के बाद पहले 6 महीने में डिफेक्ट अराइज होगा तो WL इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर फॉर रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द आइटम. इसका मतलब है WL के पास बड़ा स्किल स्टाफ होगा, शायद वो खुद ही रिपेयर करके दे दे, तो हम रिपेयर करके देंगे कस्टमर को. WL देन सबमिट द डिटेल ऑफ क्लेम्स टू KT. फिर हम KT को बताएंगे कि हमने इतना सही करके दे दिया है, विच रीइंबर्सेस 75% ऑफ द कॉस्ट, और फिर ये हमें रीइंबर्स करेगा 75% ऑफ कॉस्ट. इसका मतलब है इसकी तरफ हम लायबल फील करेंगे और इससे एंटाइटल्ड फील करेंगे. हिस्टोरिकली अल्हम्दुलिल्लाह KT हैज ऑलवेज ऑनर्ड दीस क्लेम्स. इसका मतलब है वर्चुअली सर्टन है, ऐसा कोई मसला नहीं है पास्ट में कि इफ डिफेक्ट राइजेज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, इसको छोड़ें जरा, इफ डिफेक्ट राइजेज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, चलिए पढ़ लें. इफ डिफेक्ट राइजेज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स तो KT इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर्स. और साड़ियाँ मुझा उतू गेम हो रही, ठीक है ना, हमारी मुझे. इफ डिफेक्ट राइजेज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स KT इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर. हमारी तो मुझे लगी हुई है, KT इज रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर. ये नीचे हैं फर्स्ट 6 मंथ्स और डायग्राम के ऊपर है लास्ट. ये लास्ट 6 मंथ्स साल के नहीं है माय डियर. चीज बेचने के बाद पहले 6 महीने वाला सिनेरियो नीचे है और 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें महीने वाला सिनेरियो बाद में है. ये हमारे साल के पहले और आखिरी 6 महीने नहीं है. ये जो चीज जिस दिन बिकेगी उससे आगे 12 महीने की कहानी है ये. तो लास्ट 6 मंथ्स ऑफ आवर ईयर या आफ्टर प्रोडक्ट सेल, बेसिकली ये 7 to 12 है. ओके. Historically KT has always if a defect is arising in next 6 months, KT is responsible to customer for repairing and replacing. However, KT charges 10% to us. ओ तेरी खैर, इसका मतलब है जितना खर्चा होगा उसका 10% ये हमारे से लेगा. खुदा के लिए अब ये रीइंबर्समेंट नहीं है, हमारी किताबों में सिर्फ प्रोविजन रिकॉर्ड होगी 10% की, यानी जितना खर्चा उसने करना है. अब टोटल कहानी क्या बनी कि अगर 200 मिलियन की रिपेयर पहले 6 महीने में मैंने करके दी तो 200 मिलियन की मेरी लाइबिलिटी आएगी और उसका 150 मिलियन का मेरा रिसीवेबल आएगा. मेरी किताबों में 2 चीजें नजर आएंगी, प्रोविजन 200 की और रिसीवेबल 150 का. और अगर आखिरी 6 महीने में चीज खराब हुई और इसने चीज सही करके दी 300 में, तो 300 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं 30 की प्रोविजन बनाऊंगा. इस सिनेरियो में मेरा रीइंबर्समेंट कुछ नहीं है. हां, मैं कापा की अगर बात करें तो कापा की किताबों में 300 की प्रोविजन आएगी और 30 का रिसीवेबल आएगा, लेकिन मैं कापा नहीं हूं. ओके. फर्स्ट 6 months एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और रिसीवेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ये जो हमने क्लास में एंट्रीज की थी. अच्छा जी. और उसके बाद लास्ट 6 months, बस मैं तो फिर एक ही एंट्री करूंगा, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसी तरह बनाना है, और कुछ है? अच्छा, फिगर्स रह गई हैं, फिगर्स ले लेते हैं.
द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ ईच माइनर एंड मेजर डिफेक्ट आर 10,000 पर यूनिट एंड 55,000 पर यूनिट और माइनर और मेजर 55,000। हो सकता है वॉशिंग मशीन हो तो 10,000 की छोटी सी रिपेयर होगी, ये मैं लियो से मुराद मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम राइजिंग फॉर यूनिट सोल्ड इज एज फॉलोज। फर्स्ट 6 मंथ्स 4%, WL सोल्ड अ टोटल ऑफ 20,400 यूनिट्स प्रोडक्ट लियो। तो 20,400 ज़रब 10,000 जमा 20,400 ज़रब 55,000 64.26 जी। 19 को क्या कर लें, 2 कर लें। अच्छा यहाँ भी मैंने एंट्रीज करनी है क्योंकि ये पेएबल कुछ पे हुआ है और ये रिसीवेबल कुछ रिसीव हुआ है, वो फिर अलग डिस्कशन है हमारी। तो फिलहाल ये दो चीज़ें हैं, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नोट करें। बाकी यहाँ पे 2 एंट्रीज की जगह मैंने छोड़ दी। मुराकबे में तो कोई नहीं बैठा हुआ, देखें दाएं बाएं। ओहो, किस दीवाने ने ये 300 लिखा है, हाथ खड़ा करें। किस दीवाने ने ये 300 लिखा है? ये मैंने फर्जी लिया था, मन्ना किन्ने है। देखें जरा दाएं बाएं वाले को, लिखा था ना उसने 300? नहीं लिखा था। दूसरों की गलतियां निकालनी हो ना तो फौरन नजर मारते हैं, अपनी गिरेबान में झांकना हो तो भाई केबल पता चलाओ, आधा भूखा हो गया है मोबाइल 50% की। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला वाला स्यापा क्या है? अगला वाला स्यापा, इफ डिफेक्ट राइज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो फिर 10% की लायबिलिटी है ना बस। तो बताएं 20,400 ज़रब 7% इंटू 10,000 20400 into 10%। ये ओवरऑल एक 10 मारना था इधर आपने जी, ऊपर लिखा हुआ है। चलें ये फिर ये बता दें कितने, 13 13 ईयर एंड क्या है? जून है दिसंबर है? जून। क्या कौन सा ईयर एंड है? जून 30 2024। तो मुझे बताएं 30 जून 2024
अगर मेरा ईयर एंड है तो फिर साल का पहला दिन क्या है? यकम जुलाई 23। जो मोबाइल जुलाई में बेचे होंगे वो 6 महीने के अंदर अंदर आ गए होंगे ना खराब हो। जो वॉशिंग मशीन जुलाई में बेची होंगी वो हमारे साल के अंदर अंदर आ गई होंगी ना। तो इसका मतलब है ये जो लाइबिलिटीज हैं हमने थोड़ी सी पे कर दी होंगी। अच्छा, और कुछ तो नहीं भी पे की होंगी। जो जून में बेचे होंगे, जो 20,400 बेचे ना, पूरे साल की सेल है 20,400। 20,400 में से कुछ कब बेचे होंगे? जरा देखिए मैं बात क्या कर रहा हूं कि 20,400 तो साल में बिके हैं ना। इसमें से जो 2-3 हजार इधर बिके होंगे वो तो 6 महीने के अंदर अंदर आ गए होंगे, और जो मई जून में बिके होंगे उनके 6 महीने शायद अगले साल कभी भी आ सकते हैं। वो 6 महीने के अंदर अंदर आने हैं ना। तो क्या सारे पेएबल्स पे हो गए होंगे या थोड़े से पेएबल्स पे हुए होंगे? क्या ये सारी प्रोविजन डेबिट होके कैश क्रेडिट हो गया होगा या थोड़ी सी प्रोविजन डेबिट होके कैश क्रेडिट हुआ होगा? और कैश क्रेडिट से मुराद है हम अपने रिपेयर स्टाफ को देंगे जो मोबाइल को रिपेयर करता है। हमने अपने पास रिपेयर स्टाफ रखा होगा। अच्छा, अब टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स क्लेम्स, जो 6 मंथ्स में क्लेम्स आए हैं वो मैंने कॉस्ट अभी तक इनकर कर दी है, अभी तक इनकर कर दी है 36। इसका मतलब है 64 माइनस 36। मैं नहीं कह रहा आएंगे नहीं, असल में कहानी यह है कि कुछ आ चुके हैं क्योंकि उनके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, और कुछ मई जून वालों ने अभी आना है। तो ये लाइबिलिटी तो टोटल है। टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ क्लेम्स, फर्स्ट 6 मंथ के जो क्लेम्स आए हैं वो 36 हैं। वैसे मेरा ख्याल क्या था कितने आएंगे? 64, लेकिन आए कितने? बाकी नहीं आएंगे, या मई जून में जो बेचे हैं उनके 6 महीने अगले साल पूरे होंगे। तो इसके अगेंस्ट बताएं कितने आए? 36। इसके अगेंस्ट कितने आए? 36। अब मेरा ख्याल था 64 आने हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक 64 में पड़ा रहने दूंगा। बाकी कब आएंगे? 64 माइनस 36 अगले साल आ जाएंगे। और आपने सॉल्यूशन में देखा होगा हमने लिखा हुआ था 64 माइनस 36। अच्छा, और 27 मिलियन हैज बीन रिकवर्ड। 27 मिलियन हैज बीन रिकवर्ड। जरा 36 पे 75% लगाएं। कितने लोगों ने घर में ये लगाया था 36 पे 75%? एंड 27 हैज बीन रिकवर्ड। इट मींस इस एंट्री से अगली एंट्री होगी ना, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना? 20, और अल्लाह का शुक्र है उसने इतने दे दिए हैं। अब ये सारा करने के बाद, ये सब कुछ वर्किंग में डालने के बाद, फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने आईकैप को सॉल्यूशन में क्या दिखाना था कि मेरी प्रोविजन इतनी है और मेरा रिसीवेबल थोड़ा सा रिसीव हो गया है, बाकी मेरा रिसीवेबल इतना है। कितना प्रोविजन बनी? 21.2। ये मेरा रिसीवेबल है। ये मैंने सॉल्यूशन में उसको दिखाना था। सारे ऊपर देखें, कितने की रिपेयर कॉस्ट करने का डर था, कितने की हो गई, कितने की फिर कभी, कितना उससे रिसीवेबल है। मैं लिया करूंगा 75%, पास्ट में वो करता रहे। मेरा रिसीवेबल है 48, कितना रिसीव हो गया, कितना फिर कभी। ये रिसीवेबल है, वर्चुअली सर्टेन है, अल्लाह का शुक्र है। और वो वाली टेंशन ना लें, वो बात इधर होती है। देखें, द प्रोविजन
जो रिकॉर्ड हुई है तो रिसीवेबल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह का शुक्र है कम ही है। तो कल वाले सवाल में भी ना एंड पे उसने छोटी सी लाइन डाली थी। कल वाले सवाल में पहले प्रोविजन में हमने बनाई थी, उसमें थोड़ी सी पेमेंट की थी, तो मैंने टी काउंट आपको बना के दिया था। अगर आज आप लोगों ने टी काउंट बनाना हो तो फिर ये टी काउंट ही बना रहा हूं जो मैंने कल बनाया था। खर्चा बोलें, पेमेंट नहीं, इस अकाउंट में रिसीवेबल नेट नहीं होता, वो बैलेंस शीट में लग जाता है। ये अगर टी काउंट किसी ने बनाना है तो ये मैंने कल के सवाल में बना के आपको दिखाया था, पता नहीं कौन सा था, पास पेपर क्वेश्चन 3 या 4 था। टी काउंट अपनी जगह बन सकता है। अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है अगली एंट्री आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आखिरी जो लाइन लिखी हुई है सवाल में, थोड़ा सा मैंने तरीका आपको बता दिया है। अच्छा माय डियर, इस अटेम्प्ट में जिन्होंने ये फिगरें माइनस नहीं की होंगी ना, ये जिनको ये आखिरी वाली लाइनें नहीं समझ आई होंगी, अल्लाह का शुक्र है अगर इस एडजस्टमेंट के 6 नंबर थे ना, तो मेरे ख्याल से 4 नंबर आई के अपने इसके रखे होंगे और अंग्रेजी लिखने के रखे होंगे। ये कैलकुलेशन कितने लोगों ने सही कर ली थी 20,400 को पकड़ के? ये जरा हाथ खड़ा करें। और उधर से रिसीवेबल भी बुक कर लिया था उसका। अगर ये ना सारा नेट करना है उनसे, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं, तो ये वाला थोड़ा कहानी थी, वरना ऊपर वाली समझ आ रही। और ये हल्की सी कल वाले सवाल में भी टच हुई थी, थोड़ी सी एक सवाल में टच हुई थी। प्रोविजन बनाने के बाद उसने एक लाइन डाली थी, बल्कि टी काउंट भी बना हुआ है, ये टी काउंट भी बना हुआ है। एंड 1.2 हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज यूनिट्स। अच्छा, अगली एंट्री करें, मैं आपको कह रहा हूं प्रोविजन से अगली। अच्छा, बाकी रिपेयर किसने करके दिया करनी है? मैंने करके दिया करनी है या कापा ने? कापा ने बोले, कापा ना बोले, ज्यादा मॉडर्न ना बना करें। कापा। बाकी प्रोविजन किसने करके देनी है? कापा ने। अब ये मेरे ऊपर इसका 10% बोझ है बस। अब सवाल कह रहे कापा ने मेरे से 7 मिलियन मांग लिया है अगले 6 महीने के क्लेम्स का, क्योंकि मेरी किताबों में पेबल पड़ा है, तो उसने मांग लिया है। अगर उनने मांग लिया तो मैं दे छड़े है, तो प्रोविजन, क्योंकि कुछ चीजों के 7 से 12 महीने भी पूरे हो गए होंगे हमारे साल, और कुछ चीजों के 7 से 12 महीने अगले साल पूरे होने हैं। इसको नीचे ना लिखिएगा, नीचे मैं रिसीवेबल की एंट्री करता होता हूं, सामने लिखना है इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट इतना पे हो गया है। अब सॉल्यूशन में क्या शो करके आना था ICAP को? प्रोविजन कितनी थी, कितनी ऑनर हो गई, कितनी फिर कभी 6.77। असल में ऊपर से जो चला के आ रहा होगा ना फिगर्स निकाल के, उसको ये दोनों लाइनें टफ टाइम नहीं दी होंगी। लेकिन जो ऊपर से फिगर्स निकाल के नहीं आ रहा होगा ना घर में, तो वो इन्हीं दोनों लाइनों में घूमता रहा होगा कि पहले इनका क्या करना है और फिर इनका क्या करना है। तो जो ऊपर से फिगर्स निकाल के आ रहा होगा उसके लिए रिलैक्स बात होगी, उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी। ओके, अब बैलेंस शीट में क्या जाना है? ये वाली प्रोविजन और ये दोनों प्रोविजन जानी है ना, ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? बैलेंस शीट में ये दोनों प्रोविजन जानी है और बैलेंस शीट में ये रिसीवेबल जाना है। और P&L में ये खर्चा इससे नेट हो जाएगा। अगली एंट्री में तो कुछ भी नहीं है P&L में, इधर क्यों देख रहे हैं? P&L में ये खर्चा इससे नेट हो जाएगा और ये खर्चा नजर आएगा। तो P&L में जाना है +64 -48
+13 और जवाब खर्चा ही बनेगा, जवाब खुशी नहीं बनेगी। P&L में ये जाना है। तो बेसिक एंट्रीज माय डियर ये थी, लेकिन ये जो आखिरी 3 लाइनें ICAP ने डाली थी ये उनकी एडजस्टमेंट्स थी कि उनमें से कितना कितना पे हो रहा है। असल में जो चीजें यहां बेची हैं उनमें से भी कुछ ऐसी होंगी जिनके 7 से 12 महीने यहां पूरे होने हैं, और जो यहां बेची हैं उनमें से कुछ ऐसी होंगी जिनके 1 से 6 महीने यहां पूरे होने हैं। पढ़े यार जल्दी। हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ओहो सॉरी। सॉल्यूशन थ्योरी तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी लिखने वाली थी, इसकी आराम से जितनी मर्जी लंबी थ्योरी लिखें। A provision of warranty should be recorded when because the entity has a present obligation as well as a past event. WL is liable for the entire warranty cost for claiming right first 6 months, although we will be reimbursed 75%. WL should record a provision for warranty claim in the first 6 months amounting to 28.26 computed as below. 28.26 computed as below ये है 28.26. As KT has always honored the claim for, so it is virtually certain that these would be received. WL should record a receivable for 21.2, ये वाला 21.2। लेकिन माय डियर मैंने इस तरह नहीं निकाला हुआ, इसने डायरेक्ट इसके ऊपर 75% लगाया है। एक ही बात है, मैंने वो दोनों को नेट करके चलाऊं, तो इसने डायरेक्ट इस पे लगाया, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, तो मैं इंट्री से समझा के चलाऊं आपको, इंट्री से शायद ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। दिस रिसीवेबल शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट इन बैलेंस शीट, हाउएवर इन P&L द एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोविजन मे बी नेट ऑफ ये। इसके बाद मादरत अगला पैरा होना चाहिए था। WL should also record a provision for warranty claim arising in next 6 months, which is calculated as below. 13.77 minus 7 is equal to 6.77. चलें पॉइंट 2 पढ़ें, हाथ खड़ा करके जवाब बताएं। एक्सेलेंट, अच्छा जवाब दिया आपने, वेल डन जी, वेल डन वेल डन। साल ख़त्म होने से 10 दिन पहले WL ने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, जिससे रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कस्टमर क्रिटिकल डाटा। तो मिसाल के तौर पे कोई और नया कॉलेज बना, उसने इस कॉलेज का डाटा चोरी करने की कोशिश की। WL ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी 31 अगस्त को, द फुल एक्सटेंट ऑफ ब्रीच एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज नॉट येट, but it is expected to be substantial and will result in significant claims by customer for damages in the coming months. स्टूडेंट्स आके केस करेंगे कॉलेज वालों के खिलाफ। क्यों केस करेंगे कॉलेज वालों के खिलाफ? कि हमारे एड्रेसेस कुछ लोगों को पता चल गए हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, हमारे एड्रेसेस पता चल गए हैं, हमारे फोन नंबर्स पता चल गए हैं लोगों को। अब ये कस्टमर्स आके केस करेंगे हमारे खिलाफ, और ये बड़ा जेन्युइन केस है, और इसमें हमारा ही कसूर है। हम आगे अगले से रीइंबर्स करवाएं वो और बात है। मसला ये था कि सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कमजोर थे, जिससे लोगों ने आके हमारे कंप्यूटर पे हाथ डाला और हमारा डाटा उठा के लेके चले गए। तो अब बता दें, पास्ट इवेंट तो हमारे साल हो चुका है, तो इसलिए इट विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन ऑब्वियसली एडजस्टमेंट में जनरल एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें वो वाला है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, दैट इज ब्रीच ऑन 20 जून 2024, और ये वही वाला सवाल बनेगा जो कल की क्लास में जाते जाते बना था, जो काश आज कोई सुबह आते ही मुझे याद करा देता, पास्ट पेपर के क्वेश्चन 1 जैसा जो हमने डिस्कस करने, जिसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, पास्ट इवेंट भी है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है क्योंकि कस्टमर्स नहीं छोड़ेंगे, और रिलायबल एस्टीमेट नहीं किया जा सकता। तो ये सेकंड टाइम ICAP ने टेस्ट किया है ये सिनेरियो, जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था।
नो रिलायबल एस्टीमेट, लाइन ढूंढें, कहीं लाइन लिखी है नो रिलायबल एस्टीमेट, इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट इज, अच्छा ये ना कहीं कहे कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट साल के बाद हुई है जिसकी वजह से हम ऑब्लाइज्ड होंगे, ये एक तरह की लीगल ऑब्लिगेशन ही बन जानी है क्योंकि डेटे की ब्रीच कब हो गई है हमारे साल में, तो ये एक तरह की लीगल ऑब्लिगेशन ही, ये वो चीज़ नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग होती तो मेरा जवाब कुछ और होता, रीस्ट्रक्चरिंग होती कि 20 जून को प्लान हुआ है और अनाउंस हुआ है अगले साल, फिर मैं आपको कहता ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और इसकी लाइबिलिटी बुक नहीं होनी। ये प्लीज अगर मैं 30 जून 24 को कारोबार बंद भी कर दूं तो मुझे ये लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, मैं अपने फ्यूचर एक्शन से इस लाइबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाली इंग्लिश लिख के आनी है, लेकिन ये वाली इंग्लिश लिखनी है। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस ये देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो, हाउएवर नो रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड, देयरफॉर अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। On 30 June, there is a present obligation which has occurred before 30 June. That is, दो public announcement has been made after 30 June, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। The full extent of impact is unknown. It is expected to be substantial and might result in claims by customers. So a provision cannot be made. It should be disclosed as a contingent liability describing the nature of event. अच्छा ये भी लिखाया करें। It should be disclosed as a contingent liability in the notes to the financial. Describing the nature of event and an estimate of financial effect if possible, और state या ये बताएं कि estimate cannot be made। अच्छा जी, तो ये लाइन भी फिर डालाइएगा, ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट और स्टेटिंग द फैक्ट दैट एस्टीमेट कैनॉट बी मेड, या ये बता के आ जाए यूजर को कि एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, On 29 June, Sigma, a key supplier of WL, had gone bankrupt. Potentially, चलिए आप पढ़ें। बड़े आसान सवाल आ रहे हैं। जी, प्रोविजन बनाने वाले हाथ खड़ा करें और ना बनाने वाले, पहले प्रोविजन बनाने वाले राइट हैंड खड़ा करें और प्रोविजन ना बनाने वाले लेफ्ट हैंड खड़ा करें। लेफ्ट हैंड 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 6 7 8 9, हाइब्रिड राइट और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड प्रोविजन बनानी है, राइट हैंड प्रोविजन बनानी है। 29 जून को सिग्मा टेक अ की सप्लायर ऑफ WL, हमारा क्या कारोबार है नहीं बताया वहां, समझ लें हम गाड़ियां बनाते हैं। 29 जून को हम गाड़ियां बनाते हैं, हम होंडा और जनरल टायर हमारा सप्लायर है। 29 जून सिग्मा टेक जनरल टायर a key supplier of Honda had gone bankrupt, potentially disrupting the supply chain for several critical components used by WL. टायर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो गाड़ी में यूज होता है, डिसरप्ट हो गई है हमारी सप्लाई चेन, इसकी वजह से हमारी चेन में एक बंदे ने मसला कर दिया है। बैंकरप्सी ऑफ ST इज रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट डिलेज। मैं उसे कह रहा हूं मुझे जल्दी जल्दी आप भेजो टायर, वो टायर नहीं भेज रहा। एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ WL टू सोर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर, और लोग ढूंढने में हमें एडिशनल कॉस्ट्स लग रही हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दीज पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 and 20 million which has already been incurred in past। अब जरा फिक्रा दोबारा पढ़ें।
फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दीज पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 इन पोटेंशियल डिले, रिस्पेक्टिवली नहीं है, इस तरह नहीं कहना कि पोटेंशियल डिलेज की कुछ 16 मिलियन है, एडिशनल कॉस्ट 12 मिलियन है, रिस्पेक्टिवली कुछ और लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दीज पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट्स is expected to be 16 million, of which 12 million has already been incurred in past 2 months. ये मई जून नहीं था, पास्ट 2 मंथ्स कौन से थे? जुलाई एंड अगस्त। 16 मिलियन का मेरा अंदाजा है मेरा खर्चा होगा, और उसमें से 12 खर्चा हो। अच्छा, पोटेंशियल डिले की कॉस्ट तो मैं आपको अब क्या समझाऊं, एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आसानी से समझाई जा सकती हैं। एडिशनल कॉस्ट ये होगी कि बंदे ढूंढवाने पड़े हैं, नए सप्लायर ढूंढवाने पड़े हैं, फिर उनसे कोई एग्रीमेंट्स करने पड़े हैं, और उसकी वजह से ऐसा करना पड़े। अब 20 जून साल खत्म होने से 10 दिन पहले साल खत्म होने से 1 दिन पहले मुझे पता चला है कि मेरा सप्लायर बैंकरप्ट हो गया है। इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहे नए लोगों के लिए ढूंढने का, और जुलाई अगस्त में 12 मिलियन की कॉस्ट हो गई है, 16 टोटल होनी है, यानी 4 मिलियन अभी और होनी है। 30 जून की रात को अगर मैं एंट्री करूं एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट 16 मिलियन, तो ये लायबिलिटी किसकी तरफ है? नहीं, अपनी तरफ तो कोई लायबिलिटी नहीं होती ना, लायबिलिटी में हमेशा कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है ना। नहीं, नए सप्लायर्स को ढूंढने की कॉस्ट है, अब वो मैंने अगले साल अदा करनी है, एक्सपेक्टेड है, तो पास्ट इवेंट कोई नहीं है ना। हाँ, बिजनेस बंद कर दें तो फिर तो ये कॉस्ट वैसे ही अवॉइड हो जानी है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो हाँ, अगर ऐसा होता ना कि कोई अगलों के सेल ऑर्डर आए हुए हैं और वो उन दिनों में ऑनर नहीं होने गाड़ियों के सेल ऑर्डर, इस वजह से मेरी कॉस्ट ये आनी थी, लेकिन अब सप्लायर महंगा मिल रहा है और ये कॉस्ट आनी है, और उस वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस हो गया है, वो बात बिल्कुल समझ आती है। लेकिन मेरा सवाल है कि सवाल बड़ा सिंपल सा है, पोटेंशियल डिलेज और एडिशनल कॉस्ट्स की तरफ मैं किसकी तरफ लायबल हूं? मैं ईयर एंड पे खड़े होके 30 जून को किसी की तरफ लायबल हूं, या 30 जून के बाद जो ऑर्डर करेंगे उनकी वजह से ये एडिशनल कॉस्ट आएगी? तो 30 जून को तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी इसकी, और उसने वाजे लिख दिया ये 12 भी सारा अगले साल का है, एंड 12 मिलियन हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन पास्ट 2 मंथ्स। पास्ट 2 मंथ्स कौन से हैं? जुलाई एंड अगस्त। तो फ्यूचर में ऑपरेट ना करें। पोटेंशियल डिलेज एंड एडिशनल कॉस्ट आर रिजल्टिंग फ्रॉम द बैंकरप्सी ऑफ सप्लायर, बट देयर वाज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट 30 जून। These future losses for the provision should not be recognized. However, ये तो कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, नेचर एंड एस्टीमेट नहीं शो करना। हाउएवर भाई, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में मैंने एक पैरे के आगे लफ्ज लिखवाया था, हाउएवर वी मे टेस्ट आवर एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट। आप पूरी फैक्ट्री को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार दें, क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्ट में तो सारा ही फर्जी डाटा यूज होता है। इंपेयरमेंट टेस्ट में कौन सा डाटा यूज होता है? वैल्यू इन यूज, अगले सालों में कितनी सेल होनी है, अगले सालों में कितना खर्चा आना है। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार दे, वो आईकैप की डेफिशिएंसी है, इसको डालना चाहिए था इस जवाब के अंदर, उसने नहीं डाला हुआ। तो देयर इज नो पास्ट इवेंट कि हमारे किसी सप्लायर के बैंक करप्ट हो जाने से। एक और मिसाल देता हूं, हमारे कॉलेज के एसी किसी बंदे से खरीदते थे, अब 29 जून को पता चला है वो कॉलेज वाला जिससे एसी खरीदते थे कॉलेज वाले, वो बंदा जो है वो बैंक करप्ट हो गया। अब हम उससे हमने कहा यार चीजें भेजो, कहता है यार मैं तो डिले करूंगा, सॉरी यार ये है वो है। अब मैं नए बंदे के पास एसी लेने गया, तो उसने कहा यार ये एसी तो इतने महंगे आपको मिलेंगे,
तो मैं 30 जून की तरफ नए बंदे की तरफ तब तक लायबल नहीं होगा जब तक कि उसको ऑर्डर ना कर दिया हो। और सवाल में वाजे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट अगले सालों में 16 होनी है, जिसमें से जुलाई अगस्त में कितनी हो गई है? 12। इसका मतलब है जुलाई अगस्त में ही मैं अगलों के पास गया हूं। अगर जून में मैं उनके पास चला जाता और उन्हें पैसे पे ना करता, वो फिर कुछ और बात होती, वो तो अजीब सी बात थी। जी आप पूछें सवाल। नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट इंडिकेशन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन आ गई है कि अगले सालों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, एडिशनल कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है। तो इंपेयरमेंट टेस्ट का IAS 38 में मैंने कहा था इंडिकेशन हो तो करें, लेकिन IAS 37 में जहां फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का पैरा पड़ा था, तो वहां तो लिखा हुआ था कि इंपेयरमेंट टेस्ट कर लिया करें चीजों का, क्योंकि मसला हो सकता है। ओके चलें खत्म करें। छोड़े परे, ये सवाल फिर किसी दिन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जाए। अल्लाह हाफिज़। क्या करना है? ऊंची बोलें। शेयर कैपिटल का नोट, वो तो मैंने ये सोचा था अभी कि मैं कल आके इंशाल्लाह सारा दोबारा कराऊंगा एक दफ़ा। वो अभी मैं खोल देता हूँ, ठीक है? आप लोग जाएं भाई। नॉर्मल क्लास में बताना। भाई रिकॉर्डिंग जरा ऑन रखो। भाई का सवाल है, अगर ये 12 हमारे साल हो गया होता, 4 अगले साल होना होता, फिर भी प्रोविजन ना बनाते, क्योंकि 4 अगले साल जब नए सप्लायर से करेंगे तब होगा खर्चा। 12 तो हमारे साल खर्चा हो गया, वो तो वैसे ही खर्चों में चला गया। कोई होमवर्क नहीं।